सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में ये जो है हमारा आज आपकी ज्योग्राफी का लास्ट रिवीजन है। इसके बाद अब ज्योग्राफी के लेक्चर नहीं आएंगे क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और कल जो सबसे पहले एग्ज़ाम का जो पेपर ला के मुझे देगा उसका सॉल्यूशन मैं सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा आपको हमारे चैनल पर, ठीक है। तो ये 2 से ढाई घंटे का लेक्चर होगा जिसमें मैं बुक 1 और 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि गेस्ट पेपर नंबर 4 जो है ना, गेस्ट पेपर नंबर 4 जो मैंने कराया है उसको आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर में जो मैंने नहीं कवर किए हैं वो ऑलरेडी उसके क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर नंबर 4 में करा दिए हैं। तो गेस्ट पेपर नंबर 4 आप बहुत आराम से कर लो, ठीक है। तो चलो बुक 1 से स्टार्ट करते हैं। हम बहुत आराम से करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों को सीक्वेंस से कवर कर लें, ठीक है। तो पहला जो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी से लाइन वाइज में पढ़ा दूंगा ताकि कोई टॉपिक छूटे नहीं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, आपको सिर्फ सुनना है ये लेक्चर, ठीक है। आप ईयरफोन लगा लो और सिर्फ लेक्चर को सुनते रहो, ठीक है। या अपने सामने जो आपके नोट्स हैं उसको खोल के रखो और चैप्टर वाइज जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ वैसे आप पढ़ते जाना, अपने टाइम पे रिवीजन करते जाना, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, ह्यूमन वर्ल्ड। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका रिलेशन क्या है ह्यूमन वर्ल्ड के साथ, उसकी रिलेशन को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो ये इस चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड दूसरा पॉसिबिलिज्म, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है जब पुराना टाइम था, ठीक है, जब आज से 1000 साल पहले चले जाओ, ठीक है, जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो क्या होता था, जो नेचर के अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता था, ठीक है। जैसे बाहर बहुत ठंड है तो हमें गुफा में रहना पड़ता था, ठीक है। बाहर बहुत गर्मी है तो हमें बाहर सोना पड़ता था, ठीक है, या फिर पेड़ की छांव में रहना पड़ता था, ठीक है। यानी बारिश हो रही है तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ठीक है। बाढ़ आ रही है, बाढ़ को हम नहीं कंट्रोल कर सकते थे। तो इसको क्या कहते हैं, जब इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। जब प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी का जो इंटरेक्शन था स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ से उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन हो जाता है ह्यूमन का, ठीक है, यानी ह्यूमन किसके अकॉर्डिंग रहता है, नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्वायरमेंट डिटरमाइन एक्शन ऑफ लॉ, एक्शन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, एक्शन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ठीक है। जो ह्यूमन के एक्शन होते थे वो कौन डिटरमाइन करता था, इन्वायरमेंट, ठीक है। इस टाइम पे लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, ठीक है। अब और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था पॉसिबिलिज्म का, ठीक है। पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या था, इसका मतलब था नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन यूज दीज देन नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। मतलब क्या हुआ, देखो पहले ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता था, ठीक है, यानी नेचर सब कुछ डिटरमाइन करता था कि आप कैसे रहोगे, क्या आप खाओगे, क्या पहनोगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जब इंसान ने जो नेचर है, नेचर का जो लॉ है उसको समझा, उसके बाद क्या हुआ, नेचर को हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। नेचर गेट्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, ठीक है। समझ में आई बात आपको, पॉसिबिलिज्म इसी को बोलते हैं। अब दोनों में बहस छिड़ने लगी कि कौन अच्छा, मतलब पॉसिबिलिज्म ज़्यादा बेटर है या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इसी को एंड करने के लिए, मतलब इसी बैटल को एंड करने के लिए एक ग्रिफ्थ ट्रेलर नाम के जर्मन ज्योग्राफर थे, मे बी शायद आई एम करेक्ट, जर्मन ज्योग्राफर थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ले आते हैं गो एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नाइदर सिचुएशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नॉट पॉसिबिलिज्म। मतलब हमें ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम इन्वायरमेंट को ही हमें डिटरमाइन करने देना है अपना एक्शन, ना हमें इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। मतलब आपको मिडिल पाथ चूज़ करना है, ठीक है, मध्यम मार्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं, मिडिल पाथ आप चूज़ करो। इसी को क्या बोला गया, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। समझ में आई बात। इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे, बट इससे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो पहला आता है वेलफेयर, एक मिनट, पहला आता है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें वेलबिंग, सोशल वेलबिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सोशल वेलबिंग,
वेल बींग, सोशल वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको नाम से पता चला है वेलफेयर का, ठीक है। रेडिकल स्कूल्स ऑफ थॉट, ये किससे इंस्पायर्ड है? ये मार्क्सिस्ट व्यू से इंस्पायर है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि जो भी दुनिया में दिक्कत है, ठीक है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स, ये जो थर्ड स्कूल है, इसका क्या मतलब होता है? ये ये एम्फसाइज करता है, ग्रेट एम्फसाइज ऑन सोशल कैटेगरीज लाइक बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, ठीक है, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और दूसरा चैप्टर अगर हम बात करें तो दूसरे चैप्टर का नाम वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक मिनट मैं खोल लेता हूँ इसका भी, चलो ठीक है, खोल गया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मतलब कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। इसका अगर स्टैंडर्ड हम निकालें, ठीक है, स्टैंडर्ड एक मेथड निकालें, तो नंबर ऑफ पीपल पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वो आते हैं, ठीक है, टॉपिक्स आते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? जब किसी टाइम के बीच, मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो पर्टिकुलर एरिया है, इसमें पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। जैसे अगर पॉपुलेशन ग्रो की है तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, पॉजिटिव ग्रोथ। और पॉपुलेशन कम ग्रो की है तो क्या बोलेंगे? निगेटिव, ठीक है। ग्रोथ रेट का मतलब, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे एग्जांपल 2001 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 102 करोड़ थी, और वही 2011 में 121 करोड़ हो गई है, ठीक है। अब पता चल रहा है कि 140 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम इसी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को परसेंटेज के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या बात होता है? नेचुरल ग्रोथ रेट होता है बर्थ माइनस डेथ, यानी जितने लोग पैदा हुए उनमें से डेथ को माइनस कर दो, तो इसी को हम बोलेंगे एक्चुअल नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। अगर हम एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो ये होता है बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, ये हो गया एक। उसमें हम इन माइग्रेशन प्लस माइनस आउट माइग्रेशन, मतलब जैसे इंडिया है, ठीक है, ये मान लो इंडिया है, यहाँ पे हमें अगर नेचुरल ग्रोथ रेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उनमें से जो मर गए उनको घटा देंगे तो क्या होगा? हमें हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट मिल जाएगा, ठीक है। और हमें एक्चुअल ग्रोथ चाहिए, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो पहले हमें जो मरे जो पैदा हुए उनसे जो मर गए उनको तो घटा नहीं होगा, प्लस साथ में आपको जितने लोग बाहर से दूसरी कंट्री से आए आपको उनको उसमें ऐड करना होगा, और जितने लोग आपकी कंट्री से बाहर गए उनको घटाना होगा, तब जाके आपको एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है। ये कहीं 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। अगर ग्रोथ पॉपुलेशन की मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, अगर निगेटिव में जा रहा है तो उसको निगेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब जो पॉपुलेशन चेंज होता है वो 3 रीजन्स की वजह से होता है। पहला CBR, दूसरा CDR और तीसरा माइग्रेशन। CBR क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट होता है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? जैसे CBR का मतलब होता है जैसे बर्थ P/100, ठीक है, 1000 सॉरी, मतलब 1000 अगर बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कितने बच्चे बच जाते हैं, ठीक है, मतलब कितने बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। और क्रूड डेथ रेट इन्हीं को बोलते हैं जितने बच्चे मर जाते हैं। तो इसी को हम, इसका फॉर्मूला होता है
क्रूड बर्थ रेट का सी बी बर्थ अपॉन में पी पी का मतलब होता है जो मिड ईयर पॉपुलेशन है, मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू में 100, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, ठीक है। माइग्रेशन इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, माइग्रेशन का मतलब आप किसी भी रीज़न की वजह से अपना जो एक्चुअल जो नेटिव प्लेस है इसको छोड़ के किसी और जगह पे जा रहे हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। माइग्रेशन में दो जगहें शामिल होती हैं। पहला होता है डेस्टिनेशन, वेट, ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो अभी, ठीक है, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब जैसे आप इंडिया के हो लेकिन आपको इंडिया में मन नहीं लग रहा, आपको बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, ठीक है। तो अमेरिका आपके लिए क्या हो गया, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, और जो इंडिया है आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं, इसके पीछे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं, इसके पीछे दो फैक्टर होते हैं। पहला पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर, ठीक है। पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है ये लेस अट्रैक्टिव हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो, इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे खराब हो, ठीक है, ये हो सकता है। आपको दिख रहा होगा ये, या मैं अब चेंज कर दूँ इसका कलर, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं चेंज ही कर देता हूँ, वाइट ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, चलो रेड ही रखते हैं, ठीक है, रेड रखते हैं इसको, ठीक है। और पुश फैक्टर समझ में आया, जहाँ पे आप रहते हो वो प्लेस ऑफ ओरिजिन को बहुत लेस अट्रैक्टिव बना देता है। और पुल फैक्टर क्या होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, पुश फैक्टर जो होता है, वेट यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया। पुश फैक्टर मतलब होता है, पुश फैक्टर मतलब धक्का देना, पुल फैक्टर मतलब खींचना अपनी तरफ, ठीक है। सही मैंने बोला, सही, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। पुश फैक्टर का समझ में आ गया आपको, मतलब जो आप जहाँ पे आप रहते हो वो जगह बहुत गंदी है, यानी वो आपको पुश कर रही है कि आप यहाँ से जाओ, ठीक है। पुल फैक्टर का मतलब होता है जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है आपका, यानी जहाँ पे आप जाना चाहते हो वो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, मोर अट्रैक्टिव है, ठीक है, मोर अट्रैक्टिव है, वहाँ पे जॉब गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें माइग्रेशन में होती हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो तैयार रखना आप। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, एक मिनट इसका मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ अपने नोट्स। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, चलो खुल गया, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपने अपने बुक नंबर 2 में इंडिया के बारे में पढ़ा था, तो कि इंडिया में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। फेज़ 1 में पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, फिर फेज़ 2 में हल्की सी बढ़ती है, फेज़ 3 में पॉपुलेशन एक्सप्लोड होता है, ठीक है, फेज़ 4 में धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो इसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, ये थ्योरी क्या करती है, इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ रीजन, ठीक है। किसी रीजन का अगर हमें फ्यूचर पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जहाँ पे फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर और मृत्यु दर, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों हाई होती हैं, ठीक। क्यों, इसके 2 रीजन है। पहला, टू कंपनसेट डेथ, मतलब आज से 200 साल पहले जाओ, ठीक है। 200 साल पहले जब जब कोई भी एपिडेमिक आता था, मतलब कोई भी महामारी आती थी तो सैकड़ों लोग मर जाते थे, ठीक है।
तो उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब सब लोग जब मर जाएंगे तो फिर और आगे जनरेशन कौन ग्रो करेगा, तो उसके लिए कंपनसेट करने के लिए पॉपुलेशन मतलब फर्टिलिटी रेट हाई थी, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट तो हाई थी क्योंकि कंडीशन हेल्थ केयर अच्छा नहीं था, ठीक है। एग्रीकल्चर फोर्स के लिए, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था। मोर्टेलिटी रेट कम क्यों था? क्योंकि बैड हेल्थ केयर, ठीक है। अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, स्टेज 2 की, ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो होता वो टाइम के साथ डिक्लाइन करेगा, ठीक है, टाइम के साथ डिक्लाइन करेगा। एंड मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो रहेगा, ठीक है, कम रहेगा। यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट की कोई बात नहीं होगी, मोर्टेलिटी रेट कम होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेज 3 की अगर हम बात करें, बोथ विल डिक्लाइन, ठीक है। ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पेन आपको समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट में चेंज ही कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बोथ डिक्लाइन, 1 मिनट, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे दोनों डिक्लाइन क्यों होंगे? क्योंकि पॉपुलेशन बिकेम अर्बनाइज, लोग शादी लेट करेंगे, ठीक है। फैमिली साइज कंट्रोल, तो अभी हम किस इंडिया का अगर स्टेज देखें तो इंडिया स्टेज 3 पे है, ठीक है। इंडिया का जो पॉपुलेशन होगी ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी, ठीक है। और ये जो सब चीज़ें होती है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जियोग्राफिकल फैक्टर, 1 मिनट, पहला जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर और तीसरा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर में आपके 4 सब हेडिंग बनते हैं। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल। इन सबको एक बार हम देख लेते हैं। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस लिए ज़रूरी होता है? एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरी होता है और ह्यूमन लाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा अच्छी अमाउंट में फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लैंड फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे प्लेन लैंड्स होंगे, जैसे हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, जहाँ पे प्लेन लैंड है, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लेन लैंड है। तो प्लेन लैंड में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे इन कंपेयर टू माउंटेन्स और बीचेस, ठीक है। क्लाइमेट, जहाँ पे पीजेंट क्लाइमेट हो, मतलब ज़्यादा ना धूप हो, ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा ठंडी हो, ठीक है, पीजेंट क्लाइमेट हो, नॉर्मल क्लाइमेट हो, वहाँ पे ज़्यादा रहना लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर सॉइल वहाँ का जो जहाँ की जो एरिया है अगर वहाँ पे फर्टाइल हो सॉइल, ठीक है, तो लोग वहाँ पे भी ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप इस लेक्चर को 1.5x पे भी देखो क्योंकि आपको आगे चल के सेल्फ स्टडीज भी करनी है, ठीक है, तो प्लीज़। इकोनॉमिक फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 3 इसके सब हेडिंग होते हैं। पहला माइनिंग, जिस एरिया में माइनिंग होती है, ठीक है, माइनिंग जो मैं बताऊंगा, ठीक है, माइनिंग जहाँ पे होती है, ठीक है, जैसे बोकारो हो गया, ठीक है, स्टील प्लांट, ठीक है, जहाँ पे आयरन ओर्स निकलते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब जब लोग गए वहाँ पे काम करने के लिए तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ का जो सेटलमेंट होने लगेगा, ठीक है, लोगों का सेटलमेंट होने लगेगा, वहाँ पे दुकानें खुलने लगेंगी, लोग एक इकोनॉमी वहाँ पे डेवलप होने लगती है। वही सेम काम अर्बनाइजेशन भी होता है, वही सेम काम इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी होता है। तो इन तीनों चीज़ों में सिमिलरिटीज़ यही होती हैं। इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें जैसे ऐसे सेंटर्स, ऐसे सिटीज़ जो सोशली बहुत रिच हैं, जैसे बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, ये क्या है? ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये अपने सोशल कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे और अगर एग्जांपल दूँ तो जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है,
ये सारे जो सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे आगरा हो गया, ये किस लिए फेमस है? अपने हिस्ट्री के लिए फेमस है। तो इनको क्या बोलते हैं? यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की जो सोशल कल्चर है वो बहुत रिच होगी, इसकी वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे सेटल होना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। और जब ज़्यादा लोग सेटल होते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ भी डेवलप होने लगती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूँ तो 1 मिनट मैं खोल लेता हूँ अपना, कहाँ है चैप्टर 3। थोड़ा सा रात भर मैंने पीपीटी बनाया है तो थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रहा हूँ, बट लेक्चर में कोई कमी नहीं होगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। 1 मिनट में पानी पी लूँ, थोड़ा सा वेट करना क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा ना, तो करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन के पास जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हैं या नहीं उसकी, इसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। बट 1990s से पहले, ठीक है, 1990s से पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता था वो सिर्फ इनकम के बेसिस पे मेज़र किया जाता था, ठीक है। तो इससे जो ह्यूमन के जो बेसिक्स हैं ना, जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो उनको नेगलेक्ट किया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था। इसकी वजह से क्या होता है? महबूब उल हक एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से थे, और आपकी बुक में दिया हो साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ये 1990s में एक इंडेक्स बनाते हैं जिनको ये नाम देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? उस इंडेक्स में ह्यूमन को कोर में रखते हैं, मतलब ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स हैं ना उनको उन पे ये फोकस करते हैं। जैसे ह्यूमन की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे उनको अच्छा हेल्थ केयर है नहीं, और उनको अच्छी एजुकेशन है नहीं, सैनिटाइजेशन है नहीं, उन सब चीज़ों को यानी ह्यूमन को कोर में रखते हैं, एंड देन वो ह्यूमन डेवलपमेंट को वहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1990s में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं, और तब से यूएनडीपी यही जो मेज़रमेंट, इसी पे मेज़र करती है और अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, ठीक है। इनका मेन बेसिक गोल क्या था? टू क्रिएट अ कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। इनका बेसिक मतलब यही था कि ह्यूमन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस तभी है जब हम लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ दे पाए। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है लाइफ विथ सम पर्पस, ठीक है, लाइफ विथ सम पर्पस, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? सॉरी, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? टू लाइफ विथ सम पर्पस, ठीक है। मतलब इंसान को इस काबिल बनाओ कि उसकी जो लाइफ है उसका कुछ पर्पज हो, ठीक है। चलो अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 4 अप्रोच आपके बुक में दिए हुए हैं। पहला इनकम अप्रोच, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट अप्रोच है, कैसे हम मेजर करते थे ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है। दूसरा आपका आता है वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ में और एजुकेशन में एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। बेसिक नीड अप्रोच, इसको ILO प्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये 6 चीज़ों की बात करते हैं, 6 बेसिक नीड्स की बात करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, सैनिटाइजेशन, वाटर एंड हाउसिंग, ठीक है। कैपेबिलिटी की बात करूं तो ये अमर्त्य सेन ने इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। इनका मतलब था कि जो इंसान की कैपेबिलिटी है ना उसको इस काबिल बना दो इंसान को कि वो अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन और अच्छा एक्सेस टू रिसोर्स खुद ले पाए, उसको किसी की ज़रूरत ना हो, ठीक है। वो इतना काबिल बन जाए कि उसको वो ले पाए, ठीक है। अगर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं तो पहला आता है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब इक्वेलिटी इन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोई तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा। जैसे किसी को भी
किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, किसी भी बेसिस पे नहीं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आज की जनरेशन को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी ग्रो करने की, आने वाली जनरेशन को आपने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आज की जनरेशन को भी मिले, आगे भी मिले अपॉर्चुनिटीज, सबको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है। ह्यूमन लेबर को अगर हम अच्छा हेल्थ केयर दे, अच्छा एजुकेशन दे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कई गुना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो हम लोगों को इस काबिल बनाए कि वो अपने जो डिसीजंस हैं टू मेक देयर ओन चॉइस, ठीक है, अब उनके वो जो अपने चॉइस हैं वो खुद चूज़ कर पाएँ उनको क्या करना है, आगे क्या करना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, ठीक है। अगर की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, किस एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला, एसेस टू रिसोर्स, ठीक है, कि हमें जो भी रिसोर्सेज हैं हम उस काबिल बन जाएं कि हम वो रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। दूसरा, एसेस टू क्वालिटी हेल्थ और एसेस टू एजुकेशन, ठीक है। अब हम इन तीनों चीज़ों को मेज़र कैसे करते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो हम मेज़र करते हैं ना कि वहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर है नहीं, एजुकेशन है नहीं, ठीक है। तो मेजरिंग हेल्थ डेवलपमेंट में हम तीन चीज़ें मेजर करते हैं। जैसे हेल्थ के लिए हम मेजर करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंस एट बर्थ, मतलब जो लड़का पैदा हुआ है उसके जीने के कितना ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे अगर वो लड़का पैदा हो जाता है अमेरिका में, ठीक है, तो उसके जीने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना पोल्यूशन है, अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा एजुकेशन है जिससे वो आगे कोई अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है। अगर वही लड़का सेम टू सेम कोई अफ्रीका के गरीब देश में पैदा होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वहाँ पे कोई अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, तो वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वो ज़्यादा दिन जिंदा रह पाएगा, ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, ठीक है। हेल्थ को मेजर करने के लिए हम ये दो चीज़ों का काम वो लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंस एट बर्थ और मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। एजुकेशन को मेजर करने के लिए हम एडल्ट लिटरेसी रेट, मीन्स 18 साल से बड़े कितने लोग हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर रेशियो, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कितने लड़के पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है, पूरे इस देश में कितने लड़के पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने जाना चाहिए, और एक्चुअल में कितने लोग जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है, इसी को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बोला जाता है, ठीक है। रेशियो RATIO, ठीक है, RATIO राशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एसेस टू रिसोर्स की बात करें तो इनको किस मेजर पे नापा जाता है, इसको हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे नापते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। जैसे आपके पास कितना रिसोर्स है, आपके पास कितना पैसा है, कितना मटेरियल प्रॉपर्टी है आपके पास, कि आप अपने आप कितना अच्छा चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है। परचेजिंग पावर के बेसिस पे हम इसको नाप लेते हैं आराम से, ठीक है। आपके लिए हेल्थ इंडिकेटर और जो एजुकेशनल इंडिकेटर है यही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। चैप्टर 4 ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे आपके, ठीक है। 1 मिनट, चैप्टर 4, ठीक है, खुल गया, ठीक है। पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या थी? प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, वेट, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिनमें हम डायरेक्ट नेचर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं या फिर उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नेचर से जो मिलने वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं को प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग होते हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। समझ में आई बात आपको? हंटिंग एंड गैदरिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हंटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मैं देखो, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, मैं बस समझा रहा हूँ, मैं नरेट कर रहा हूँ, आप बस सुनो और अपने नोट्स जो हैं उसमें देखते जाना, ठीक है। हंटिंग का मतलब होता है ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये अर्लीस्ट टाइम पे होती थी, मतलब बहुत पुराने टाइम पे होती थी, जब ह्यूमन वेयर डायरेक्टली डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट फॉर देयर सब्सिस्टेंस, ठीक है। मतलब इंसान जब डायरेक्टली डिपेंड था इन्वायरमेंट पे अपने जीने के लिए, तब ये हंटिंग की जाती थी। जैसे एनिमल को हंट किया जाता था जो वो खा सके, ठीक है। और जो प्लांट्स थे उनको, या फिर ऐसे प्लांट्स जो उनको खा सकते हैं, उनको गैदर किया जाता था, ठीक है।
ये परफॉर्म की जाती कहाँ पे की जाती हैं, जैसे जो बहुत हार्श रीजन है ना, जैसे आप अगर साइबेरिया में चले जाओ, जैसे साइबेरिया में चले जाओ, वहाँ बहुत ठंडी रहती है, 12 महीना ठंडी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये हंटिंग परफॉर्म की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने हंटिंग कर ली तो उसको मार के आप उसको कई दिनों तक स्टोर करके धीरे धीरे खा सकते हो, ठीक है। तो हंटिंग वहाँ पे परफॉर्म की जाती थी, ठीक है। इनलीगल हंटिंग को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इनलीगल हंटिंग, इनलीगल हंटिंग, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो डेंजर में आ चुके हैं, इसी को हम बोलते हैं पोचिंग, ठीक है, ठीक है, पोचिंग इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके बाद गैदरिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। गैदरिंग इसमें ठीक है, गैदरिंग ये भी वही वहाँ पे की जाती है जहाँ पे बहुत हार्श कंडीशन हो, ठीक है। इसके लिए बहुत लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत लो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आज के टाइम पे देखें हम तो गैदरिंग को ना हम कॉमर्शियल लेवल पे देखते हैं, ठीक है। गैदरिंग आजकल बहुत बड़े लेवल पे होती है, जैसे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हम काट के कई गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं। पहले क्या होता था, इकट्ठा लोग कुछ सामान करते थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें करते थे जो उनको बहुत टाइम तक खाने में उनको हेल्प करती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हम बेचने के लिए कॉमर्शियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें एक बार में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गैदरिंग, ठीक है। आज के टाइम पे ये बहुत बड़े लेवल पे कॉमर्शियल लेवल पे होती है, ठीक है। अगर हम पेस्टोरलिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग एंड कॉमर्शियल लाइफस्टॉक रियरिंग, लाइफ रियरिंग, ठीक है। इसमें जैसे नोमैडिक हर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये सब बहुत पुराना है, ठीक है। ये नोमैड्स जो थे, नोमैड्स पढ़े होगे ना आपने, जो एक जगह पे नहीं रुकते थे, ये चलते रहते थे, मतलब अपने भेड़ बकरियों के साथ, अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, ठीक है। ये ऐसे लोग थे जो टोटली रिलायंस थे अपने एनिमल पे, फूड के लिए और कपड़ों के लिए, ठीक है। जैसे फूड के लिए इन्होंने भेड़ रखी हैं, ठीक है। फूड जब भेड़ की काम हो जाए तो उसको काट के खा लें, ठीक है, पका के खा लें। और गाय रखी हैं जिनसे दूध इनको मिल जाता था, ठीक है। फिश पे काम करते थे ये लोग, तो ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग इनको बोलते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इनसे एक रिलेटेड टॉपिक आता है जिनको बोला जाता है ट्रांस ह्यूमंस, ठीक है, ट्रांस ह्यूमंस, ठीक है। इसका मतलब होता है इनका जो मूवमेंट होता है ना, मतलब ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, ये तो या तो ये वर्टिकली होगा, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। वर्टिकली मतलब ये ऐसे ऊपर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली मतलब वैसे भी हो सकता है। जैसे एक जगह से ये लोग दूसरी जगह गए प्लेन्स में, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अगर पहाड़ों पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ये लोग, ठीक है, मतलब क्या होता है, गर्मी है, ठीक है, गर्मी में प्लेन्स है, मतलब प्लेन्स में गर्मी है, तो ये लोग क्या करेंगे, पहाड़ पे जाएंगे, ठीक है। पहाड़ पे जो वो होगा, फोडर होगा, उसको चराएंगे, अपने भेड़ बकरी को वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। फिर जब वहाँ पे ठंडी पड़ने लगेगी तो ठंडी में क्या करेंगे, पहाड़ों से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांस ह्यूमंस, ठीक है। इसमें जैसे आप कुछ लिख लो ट्राइब्स को, गुज्जर, भूतिया ट्राइब्स, गुज्जर एंड भूतिया ट्राइब्स, ठीक है, ट्रांस ह्यूमंस में, ठीक है। आज के टाइम पे नोमैडिक हर्डिंग बहुत कम लेवल पे परफॉर्म की जाती है। इसके दो रीजंस हैं। पहला, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पहले कोई बाउंड्रीज नहीं थी, तो जैसे आज बाउंड्रीज है, इंडिया से कोई पाकिस्तान में नहीं जा सकता, लेकिन पहले बाउंड्रीज नहीं थी, तो ये लोग इंडिया से पाकिस्तान, तब पाकिस्तान ही नहीं था, तो इधर से उधर वो लोग जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इनको बहुत दिक्कत हो गई है, ठीक है। अगर हम कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की बात करें तो ये मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और नोमैडिक हर्डिंग का ही, ठीक है। इसमें सिर्फ नोमैडिक हर्डिंग का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक मॉडर्न फॉर्म है। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं ना उनको परमानेंट रेंचेज में रखते हैं, ठीक है, रेंचेज में रखते हैं, मतलब एक वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, अब गाय वाय तो मेरे घर पे है नहीं, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, बाड़ा बोलते हैं, ठीक है, शायद बाड़ा बोलते हैं। तो बाड़ा में गाय वाय को रखा जाता है, रेंचेज में रखा जाता है, ठीक है, परमानेंट रेंचेज में रखा जाता है, ठीक है। ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल की बात करो तो सिप हो गए, गोट हो गए, कैटल्स हो गए, ठीक है।
रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जैसे इनका दूध निकालना, मिल्चिंग हो गया, ये बहुत ध्यान से किया जाता है, ठीक है। इसमें डेयरी फार्मिंग का आप थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है। इम्फेसाइज ऑन ब्रीडिंग पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट और हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप सुन रहे होगे, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो था इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियन ने इनको इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे? अपनी कॉलोनीज़ में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रेंच थे उन्होंने कोकोआ और कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया था अफ्रीका में, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और श्रीलंका में, ठीक है। और इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ई स्टेट मांगते हैं, ई स्टेट, ठीक है, ESTAT। जैसे हम फार्म्स बोलते हैं ना, खेती में, एग्रीकल्चर में फार्म्स बोलते हैं, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो जगह होती है उसको हम ई स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा स्टेट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। चीप लेबर और गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन ई स्टेट टू फैक्ट्री, ठीक है। मतलब जहाँ पे पैदावार हो रही है यानी ई स्टेट, वहाँ से फैक्ट्री तक, यहाँ पे जहाँ पे प्रोसेस होने वाला है ये सब सामान, जो सीड्स प्रोसेस होने वाली हैं, यहाँ से यहाँ तक गुड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ये सब इसकी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की बात करूँ तो एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे पैदावार होती है, और बहुत बड़े लेवल पे पैदावार कहाँ पे होगी? प्लेन्स में होगी, जैसे हमारे इंडियाज़ में होती है, प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे प्लेन्स हैं, जैसे जो यूरेशिया में स्टेपी यूरेशिया में प्लेन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टेपी, ठीक है। जो कनाडा और अमेरिका में उसको PARAIRES पेरिस, ठीक है। और अर्जेंटीना में जो है उनको हम बोलते हैं पैम्पस, ठीक है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में हम ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डाउन्स और कैंटनबेरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड प्लेन्स, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सारे प्लेन्स हैं, यहाँ पे परफॉर्म की जाती है ये, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये होता है जो प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एरिया, ठीक है। सेमी एरिड एरिया मतलब जहाँ पे ज़्यादा ना बारिश होती हो ना ज़्यादा सूखा पड़ता हो, ठीक है, सेमी एरिड में एरिया में परफॉर्म की जाती है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल क्रॉप्स की बात करूँ तो वो है वीट, बार्ली, कॉर्न एंड ओट्स, ठीक है। साइज़ ऑफ फार्म्स, जो फार्म के साइज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। फार्म्स के साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े फार्म्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बोली जाती है, ठीक है, वो याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। THE, देयर इज लो yield per acre but high yield per person, ठीक है। मतलब देखा जाए तो फार्म्स के साइज बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, फार्म्स के साइज बहुत बड़े होते हैं। ऊपर से मशीन का यूज़ होता है, ठीक है, मशीन का यूज़ होता है। इसकी वजह से क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये तो बहुत बड़े बड़े फार्म्स के साइज, ऊपर से हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं, हाई फर्टिलाइजर्स के यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर हम खेत के हिसाब से देखें ना, तो खेत के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। खेत के हिसाब से प्रोडक्शन देखें, देयर इज़ लो यील्ड पर एकड़, मतलब एकड़ के हिसाब से देखेंगे तो हम प्रोडक्शन इस खेती में बहुत कम होगा। बट अगर हम पर्सन के हिसाब से देखेंगे कि एक पर्सन के खाने के लिए कितना हो रहा है, तो एक पर्सन के लिए खाने के लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। चलो आगे देखें, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है, सच एज फ्रूट वेजिटेबल्स फॉर अर्बन मार्केट, ठीक है। लोकेटेड वेयर ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल फॉर अर्बन सेंटर, ठीक है। ऐसी जगह पे लोकेट होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो अर्बन सेंटर्स के लिए, ठीक है, यानी अर्बन सेंटर से अराउंड ही लोकेट होते हैं, ठीक है। बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव, ठीक है। कैपिटल और लेबर इंटेंसिव है, मतलब दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं, ठीक है।
यूज़ ऑफ इरीगेशन, बहुत बड़े लेवल पे इरीगेशन भी यूज़ होता है। HYV सीड्स यानी हाई वेराइटीज़ वाली जो सीड्स हैं वो यूज़ होती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस का भी यूज़ किया जाता है, यानी आप समझते होगे ग्रीन हाउस, ठीक है। बहुत सारे गेम आप, मुझे पता होगा, गेम खेलते हो तो सब पता होगा आपको, ठीक है। रीज़न यहाँ पे कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ये नॉर्थ यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट US में एंड मेडिटेरियन कल्चर रीजन में, ठीक है। नीदरलैंड में एक फूल उगाया जाता है जिसका नाम टूलिप्स है, ठीक है। टूलिप्स ये वहाँ का 12 महीना उगाया जाता है, ठीक है। 12th मंथ फ्लावर है और ये यूरोप के मैक्सिमम सिटीज़ में बेचा जाता है, ठीक है। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है ट्रक फार्मिंग, ठीक है। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ। दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है और दिल्ली NCR में बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया, ठीक है, गाजियाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव हो गया, गुड़गांव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो किसान होते हैं, जैसे गाजियाबाद में हो गए, ठीक है, गुरुग्राम में हो गए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किसान होते हैं वो वेजिटेबल्स उगाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स उगाते हैं, ठीक है। और वो ट्रक के थ्रू ना रात में ही दिल्ली में वो सामान पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ट्रक के थ्रू 1 नाइट में वो सामान दिल्ली के अर्बन सेंटर में आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड होता है, वेजिटेबल से, ठीक है। क्वेश्चन इस पर आया था। और हम डेयरी फार्मिंग की बात करें तो ये सिर्फ बहुत याद होगा, ठीक है। मोस्ट एडवांस एंड इफिशिएंट वे ऑफ रीचिंग मिल्क एनिमल्स, ठीक है, यानी ऐसे पशु जो दूध देते हैं, ऐसे एनिमल जो दूध देते हैं, उनको मोस्ट एडवांस और इफिशिएंट वे है उनको पालने का, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं फोडर्स के लिए, ठीक है। मिल्चिंग मशीन्स जो होती हैं वो डेयरी जो फार्मिंग है उसके कॉस्ट को बढ़ा देती हैं, ठीक है। स्पेशल एम्फेसाइज किया जाता है यहाँ पे केटल ब्रीडिंग पे और हेल्थ केयर पे उनके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हाई लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। रिगरस केयर ऑफ इन मिल्चिंग, ठीक है, जब दूध निकाला जाता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ठीक है। नो ऑफ सीजन, मतलब अगर आप खेती कर रहे हो तो जैसे आपने गेहूँ उगाया तो आपको एक सीज़न के लिए छूट मिलेगी, एक सीज़न की छुट्टी होगी, तो यहाँ पे ऐसा कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको गाय की सेवा तो हमेशा करनी है, मतलब जो आपने एनिमल रखा है उसको खाना खिलाना पिलाना, ये तो सब ठीक है। अब प्रैक्टिस नियर अर्बन सेंटर्स टू प्रोवाइड फ्रेश प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रैक्टिस कहाँ पे की जाती है, अर्बन सेंटर के नियर में प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, ताकि जो अर्बन सेंटर्स में लोग हैं उनको फ्रेश प्रोडक्ट दिया जा सके, ठीक है। जब से रेफ्रिजरेटर आया है और अच्छा ट्रांसपोर्ट हुआ है, इसकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो आज सामान अर्बन सेंटर में नहीं जा पाता उसको हम रेफ्रिजरेट करके अगले दिन भेज देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा परफॉर्म कहाँ पे की जाती है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, कनाडा में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपसे, 10 नंबर 70 में से 10 नंबर, वेट उल्टा लिख दिया मैंने, मैथ आती नहीं है मेरे को। 10 नंबर में 70 में से 10 नंबर मैप के आएंगे। मैप के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो भाई, वहाँ पे मैंने अपना ऑलरेडी जो पर्सनल आईडी है उसको वो कर दिया, आपको वहीं पे अपना पेपर भेजना है, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। और बस चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है ज़्यादा, ठीक है। टाइम हो क्या रहा है, अभी 2 बजने वाले हैं, ठीक है। हमने 4 ही चैप्टर पे, और तेरी आदमी की अभी बहुत टाइम है यार। चलो मिक्स्ड फार्मिंग पे देखते हैं। फाउंड इन हाईली डेवलप पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एक ही टाइम पे हम कई क्रॉप्स, मतलब 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े जो हाईली डेवलप पार्ट हैं वर्ल्ड के, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया, वहाँ परफॉर्म की जाती है, ठीक है। फार्म्स के जो साइज़ होते हैं, यानी जो खेतों के साइज़ होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, मतलब छोटे, न ज़्यादा छोटे होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं। मेन क्रॉप्स की अगर बात करें तो क्रॉप्स है कि वीट है, बार्ली है, ओट्स है, ठीक है। फोडर क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड फार्मिंग में एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री पे उतना ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, साथ में ही होता है। तो फोडर जो क्रॉप्स हैं, यानी जो चारे वाले क्रॉप्स हैं, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं इसके, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। मतलब क्रॉप रोटेशन मतलब आज कोई क्रॉप है, फिर अगले सीजन में नया क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और इंटर क्रॉपिंग मतलब एक ही सीजन में एक ही खेत में 2-3 तरह के क्रॉप लगा देना जो उस सीजन में लगते हों, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है वो बनी रहती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर और स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ फार्मर, जो फार्मर है जो इसको परफॉर्म करने वाला है उसके अंदर बहुत स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो ये सब चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाए, ठीक है। ओह रुको 1 मिनट, पानी पियो थोड़ा यार, एक तो रात भर सोया नहीं मैं। चलो
चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, चैप्टर 5 खुल गया। चलो, जो देखो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या था? जो नेचर से मिला आपको, आपने उसको एज इट इज़ कंज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे दूध मिला आपको नेचर से, यानी गाय से, उसको क्या किया आपने? ऐसे ही कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो वो क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। जहाँ पे कुछ बनने की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे वही दूध आपने दूध से घी निकाला या फिर उससे मक्खन बनाया, उससे पनीर बनाया, तो मैन्युफैक्चरिंग किया आपने उसको, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया उसको। तो वो काम कहाँ पे होता है? वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होता है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला मॉडर्न और दूसरा प्रिमिटिव। मॉडर्न का मतलब यही होता है कि जो आज के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। 1 मिनट में इसका ये शायद मैंने ये करा रखा था ना शायद, ये मैंने कराया था आपको, बट फिर एक बार और करा देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो, जैसे मॉडर्न क्या हो गया? मॉडर्न हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, मशीन का यूज़ करते हैं। और प्रिविटिव क्या है? हम प्रिविटिव टूल्स, जैसे आज भी देखते हो कि आपके घर में वो जो मथना होता है, ठीक है, मथने से वो घी निकाला जाता है, ठीक है, तो वो आपको प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें तो वही जो दूध है उसी से जो घी निकाला जाता है वो बहुत बड़े लेवल पे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसके बहुत सारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में होता है। जैसे जितना ऑर्डर आया उतनी ही क्वांटिटीज में होगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है हम बहुत बड़े लेवल पे इसमें मशीन्स और गैजेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक जो होता है ये एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन होता है, ठीक है, एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है, एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है, एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है। जब चीज़ें खुद होने लगी ऑटोमेटिक तरीके से, उसको हम एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब हर चीज़ों के लिए अलग अलग डिविजन्स होते हैं, ठीक है, हर चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एरिया में पाया जाता है, ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी मैं फिर इसको समझाता हूँ, आप खुद को इमेजिन करो एज अ इंडस्ट्रियल ऑनर, ठीक है। आपको इंडस्ट्रीज खोलनी है तो आपको 7 चीज़ें देखनी होंगी उसके लिए, ठीक है। पहला, एक्सेस टू मार्केट, ठीक है, मतलब आप जो चीज़ बनाने जा रहे हो उसके लिए आपके पास मार्केट हो, मतलब वो सामान बेचने के लिए आपके पास मार्केट हो। मार्केट तो हो, ठीक है, बट उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, परचेजिंग पावर हो लोगों के पास, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था इसका जब लेक्चर पढ़ाया था, तो मैं वही एग्जांपल फिर देता हूँ। जैसे देखो, क्या किया, आप ऑडी के ऑनर हो, ठीक है, मान लो आपने ऑडी जो कंपनी है उसके ऑनर हो। आपने क्या किया, आपने अपनी एक फैक्ट्री ओपन कर दी अफ्रीका के किसी पुअर कंट्री में, ठीक है। अब आपने सोचा कि आपका धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, बट आपने क्या किया, आपने ऐसी जगह पे ऑडी की फैक्ट्री मैंने वो सेटअप कर दी जहाँ पे उसके लिए मार्केट ही नहीं है। ऑडी वहाँ पे कौन खरीदेगा जब उसके पास किसी के पास पैसा ही नहीं है। पहली बात, वहाँ पे डिमांड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है, तो आपका धंधा वहाँ पे ख़त्म, ठीक है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, मतलब आपको जो गाड़ी बनानी थी उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ों की रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। जैसे
स्टील का, स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, और फाइबर की ज़रूरत होगी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करो जहाँ पे आपको ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। एसेस टू लेबर सप्लाई, मतलब अगर आपको ज़रूरत है स्किल्ड लेबर की तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, एंड अगर आपको ज़रूरत है मैन फोर्स की तो वो भी आपको वहाँ पे ज़रूरत मिल जाए, ठीक है। एसेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रीज चलाते हो भाई आपको उसके लिए एनर्जी की तो ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपको एनर्जी का सप्लाई हो। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं और पेट्रोलियम, ठीक है, और एसेस टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए आगे, ठीक है। एसेस टू ट्रांसपोर्ट मतलब आपने जो प्रोड्यूस कर लिया, आपने जो सामान बनाया उसको भाई मार्केट में ले जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब आप जो देश में खोलने जा रहे हो अपनी कंपनी या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट हो वो बहुत लीनियंट हो, मतलब आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़ता हो, साथ में आपको सारी फैसिलिटीज़ भी दे, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ दे, ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट दे आपको, ठीक है। बस लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज़, मतलब जो जो आपको कंपोनेंट चाहिए बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट, वो कंपोनेंट जो जो इंडस्ट्रीज़ बनाती है उनसे आपका बहुत अच्छा लिंक होना चाहिए, ठीक है। वो भी इंडस्ट्रीज़ आपके अगल बगल ही होने चाहिए ताकि आप अपना जो कॉस्ट है, जो मैक्सिमम जो कॉस्ट है उसको कट कर पाओ, ठीक है, ताकि आपका सामान बहुत कम रेट पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। फुटलूज इंडस्ट्रीज़, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फुटलूज इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इनका होता है इट कैन बी लोकेटेड इन वेराइटीज़ ऑफ प्लेस, मतलब ये कहीं भी लोकेट हो सकती हैं, ठीक है। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो बहुत सारे आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके एरिया में बहुत सारे जो दुकान वाले होते हैं, जैसे जो मोबाइल रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फुटलूज इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर से सामान खरीद के लाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े खरीद के लाते हैं और अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर उसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर वाले भी यही करते हैं, ठीक है। तो वो कहीं भी लोकेट होते हैं, हर वैराइटीज़ ऑफ प्लेसेस पे लोकेट होते हैं, ठीक है। नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, मतलब वो किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं होता। जैसे कोई कंप्यूटर बनाने वाला था, ठीक है, उसको कंप्यूटर का पार्ट नहीं मिला तो वो सिर्फ वो बनाने लगेगा, क्या बोलते हैं, मोबाइल बनाने लगेगा, तो ठीक है, कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं होता, ठीक है। लार्जली डिपेंड होते हैं ये कंपोनेंट पार्ट पे, ठीक है। प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। पोल्यूटिंग नहीं होती, आपने खुद देखा ना, जनरली नॉन पोल्यूटिंग होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके लिए होता है वो एसेसिबिलिटी टू रोड, मतलब इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इस सब क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इनको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है ऐसी ऐसा जो क्या बोलते हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ है जो आपको हाउस होल्ड लेवल पे कर रही हो, ठीक है। जैसे आपके घर में गाय थी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने दूध निकाला, उससे घी बनाया, ठीक है। तो घी से क्या किया, या तो आपने सेम ही हाउस होल्ड में कंज्यूम कर लिया या तो नियर बाय मार्केट में जाके बेचा है, ठीक है, समझाई बात। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें हम तो ठीक है, ये जो हाउस होल्ड है ना, इसमें ना लेबर इंटेंसिव नहीं होता, ये जो घर के लोग हैं वही लोग कर लेते हैं, ठीक है, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है यानी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ है, इससे सिर्फ दो बेसिस पे अलग होता है। पहला प्रोडक्शन टेक्निक एंड दूसरा प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर और मैं बात करूं तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मैं बात करूं, देखो जो मैंने बताया ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ थी वो आप अपने घर में बनाई थी, ठीक है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होता है, आपको एक अलग से थोड़ा सा एरिया लेना पड़ता है
और जो प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, जो आप पहले हाउस होल्ड में घर पे ही चीज़ें बनाते थे, उसके लिए अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको कुछ टेक्निक यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो अलग ही है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे इसके लिए लार्ज मार्केट चाहिए होगा, ठीक है। वेरियस रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, ठीक है। इनॉर्मस एनर्जी रिसोर्स चाहिए होगा, स्किल्ड लेबर चाहिए होंगे, ठीक है। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, ठीक है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन चाहिए होगा, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो इसके लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। अगर 1 मिनट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आउटपुट, मतलब अगर इंडस्ट्रीज क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं उस बेसिस पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला बेसिक और दूसरा कंज्यूमर। बेसिक जो होते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज यूज़ करे। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो जो आयरन बना रही है उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज़ करेगी ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना पड़े। तो ये क्या होगा, बेसिक इंडस्ट्रीज हो गई। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या हो गई, जैसे कोई चॉकलेट की इंडस्ट्रीज है, चॉकलेट फैक्ट्री है, वो क्या बनाती है, चॉकलेट बनाती है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है, ठीक है। कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। वो किसी और इंडस्ट्रीज के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे एग्रो बेस्ड, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ऐसा रॉ मटेरियल डालते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका बात करूं तो शुगर केन इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, जो चीनी बनती है, ठीक है, चीनी मिल, ठीक है। वहाँ पे आपने आयरन उसको डाला, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुगर केन को डाला, तो उससे क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के आया, ठीक है। तो वो आयरन एग्रो बेस्ड हो गया, ठीक है। मिनरल बेस्ड, जैसे मैं ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूँ। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज जैसे गोल्ड भी एक मिनरल है, सिल्वर भी मिनरल है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इससे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, वो गोल्ड का यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं उसको और देन आप उसको सेल करते हैं, ठीक है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ तो इसमें जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर हो गई, ये सब कैसे बनते हैं, ये केमिकल से बनते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड की बात करूँ तो इसमें मैं फर्नीचर का एग्जांपल देता हूँ, फर्नीचर इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज़ करती हैं आपका अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। एनिमल की बात करूँ तो एनिमल में एक तो जो वो मीट वाली इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो, और दूसरा जो वुलन इंडस्ट्रीज़ है, यानी जो भेड़ों का जो ऊन निकाल के बेचा जाता है, वुलन इंडस्ट्रीज, उनको बात है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे आप लिख देना, ठीक है। नोट्स आप अपने पास रखो, ठीक है, क्योंकि मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। टर्जरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ऑल ट्रेड्स, ठीक है, जितने भी ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो होल सेल हो या रिटेल हो, दे आर प्रॉफिट सेंट्रिक, ठीक है, प्रॉफिट के लिए होते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स में होता क्या है, इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग मतलब 2 चीज़ें होती हैं, खरीदना और बेचना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बाइंग एंड सेलिंग जहाँ पे होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग सेंटर्स 2 तरह के होते हैं, पहला रूरल मार्केटिंग सेंटर एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर, ठीक है। रूरल मार्केटिंग सेंटर ऐसे सेंटर्स होते हैं जो रूरल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग नियर बाई लोकेटेड हो, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल जो सर्विस हैं वो डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे होलसेल मार्केट भी होती है और रिटेल स्टोर्स भी होते हैं। जैसे होलसेल मार्केट, मंडीज जो हम बोलते हैं गाँव में, जैसे आपके यहाँ शादी पड़ती होगी, जाता है जाके मंडी से सामान ले आओ, ठीक है, मंडी से सामान लाओ, मंडी से सामान सस्ते मिल जाएगा, ठीक है। तो होलसेल हो गया। और रिटेल एरिया तो ये होता है, दुकान होता ही है जहाँ पे आप जाके डेली सामान खरीदते हो, ठीक है। यहाँ ये क्या होता है, ये पीरियोडिक मार्केट भी होते हैं, यहाँ पे लगते हैं पीरियोडिक मार्केट, जैसे सोमवार को लगा फिर अगले सोमवार को लगेगा, ठीक है। ऐसे मार्केट क्या होते हैं, दे आर हेल्ड एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसे मार्केट जो होते हैं वो लग तो जाते हैं लेकिन फिर वहाँ से हटा के दूसरे प्लेस टू प्लेस मूव भी करते हैं ये, ठीक है। अगर मैं अर्बन मार्केट सेंटर की बात करूं, ठीक है, तो ये पूरे अर्बन सेंटर में फैले होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी गुड्स के साथ साथ स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विस भी आपको देते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर्म्स ऑफ ट्रेड्स की बात करूं तो 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ट्रेड, रिटेल ट्रेड्स और एंड होलसेल ट्रेड, ठीक है। रिटेल ट्रेड क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, ठीक है, डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स को आपको सेल किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, टेक प्लेस इन द फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट और स्टोर, ठीक है, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ फिक्स्ड हो, ठीक है। जैसे दुकान है आपका, दुकान वहीं पे रहेगा, आप वो रिटेल ट्रेडिंग है, ठीक है। स्ट्रीट पेडिंग, ठीक है, स्ट्रीट पेडलिंग, ठीक है, पेडलिंग सॉरी,
स्ट्रीट पेडलिंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। स्ट्रीट पेडलिंग मतलब जो गली में घूम घूम के लोग बेचते हैं वो भी तो रिटेल ट्रेडिंग है, लेकिन वो किस तरह का रिटेल ट्रेडिंग है, नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है, ठीक है। होलसेल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बल्क बिजनेस करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े लार्ज स्टोर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो सामान होता है वो मैन्युफैक्चरर से बाय कर लेते हैं, ठीक है। और जो होलसेल वाले होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स को क्रेडिट भी देते हैं, मतलब आज आपने सामान हमसे खरीद लिया और जब उसको बेच लो फिर आप हमसे पैसा दे दो, ठीक है। तो ऐसे ही क्रेडिट भी देते हैं रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो एक मिनट मैं खोल लेता हूं इसका, ठीक है। हाँ, खुल गया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले ये देख लो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस विच बाई विच पीपल, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करते हैं हम, लोगों को या प्रोडक्ट को या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो ट्रांसपोर्ट को मेजर कैसे करते हैं, ये 3 चीज़ों पे हम मेजर करते हैं। पहला एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू किलोमीटर, ठीक है। टाइम टेकन और कॉस्ट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब एक्चुअल डिस्टेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कितना एक्चुअल डिस्टेंस है, वो पहले किस ट्रांसपोर्ट को मेजर कैसे करते हैं, 3 तरह से मेजर करते हैं। पहला एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो। दूसरा कितना टाइम लगेगा जाने में, इस बेसिस पे हम मेजर कर लेते हैं कि 2 घंटे का रास्ता है, ठीक है। दूसरा कितना रुपया लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस बेसिस पे हम 3 बेसिस पे ट्रांसपोर्ट को मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये जैसे एक एरिया है ये, ठीक है, एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको, तो ये जो है ये है नोड्स, ये दोनों क्या है, नोड्स हैं, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं लिंक, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, ये दोनों रोड नेटवर्क्स बनते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को और मैं बताऊं, जैसे अगर आइसोक्रोन लाइंस को क्या होते हैं, आइसोक्रोन लाइंस जैसे मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, ये देहरादून है, ठीक है, देहरादून है, और ये मनाली है, ठीक है, मनाली। अब दिल्ली से जो देहरादून का डिस्टेंस है ये है 270 किलोमीटर है, नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और देहरादून से मनाली का भी डिस्टेंस है 270 किलोमीटर। तो मैप पे जो ये लाइन ड्रॉ की जाएगी ना, सेम प्लेसेस को ड्रॉ करने के लिए जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं आइसोक्रोन लाइन, आइसोक्रोन लाइंस, ठीक है। समझ में आ गई बात। ट्रांसपोर्ट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला डिमांड किसका है, ठीक है। और दूसरा रूट, मतलब रूट कैसा है, रूट सिटीज़ में है या फिर उसका लैंडस्केप कैसा है, टाइप कैसा है, इस बात पे, ठीक है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन जो है वो इन्वॉल्व द सर्विस दैट ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट एंड आइडियाज, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं वर्ड्स को, मैसेज को, फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, ठीक है। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखो जब हमारे पास ये मॉडर्न आइटम्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो हम क्या करते थे, पहले हम लिखते थे अपने मैसेज को, एंड देन हम किसी आदमी के थ्रू उसको भेजते थे। तो वो क्या हुआ, ट्रैवलिंग के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो गया, मतलब मैसेज हमारा गया। तो ये बहुत पुराने टाइम पे ये होता था, मतलब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का वो होता था, ठीक है। बट आज के टाइम पे आप देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे तो आप देखोगे तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गया, टेली कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। इसी वजह से जैसे जब हम प्रीवियस टाइम में जाएं, अगर पुराने टाइम में जाएं, तो आपने जैसा मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हमें कोई चिट्ठी भेजनी होती तो हम लिख के किसी के थ्रू भेजते थे, डाकिए के थ्रू भेजते थे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन आर रिफर्ड एज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन आर रिफर्ड एज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, ठीक है, तो सर्विसेज, एक मिनट, सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज जो होती हैं वो बहुत अलग अलग लेवल पे परफॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसे पहला पर्सन टू पर्सन, ठीक है, मतलब एक आदमी दूसरे को सर्विस दे रहा है, ठीक है, जैसे लॉन्ड्री सर्विस हो गई, फूड में खाना बनाने वाली सर्विस हो गई, ठीक है, ये सर्विस हो गई। या फिर आदमी किसी इंडस्ट्रीज़ को वो दे रहा है, ठीक है, सर्विस। जैसे मैं एक वो का हूँ, ठीक है, ड्राइवर हूँ, और मैं किसी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस दे रहा हूँ ताकि उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इस तरह ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग लेवल पे किया जाता है, ठीक है। कुछ सर्विस जो होते हैं वो लोअर ऑर्डर सर्विस होते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप्स हो गए, लॉन्ड्रीज हो गए, ठीक है, ये जो होती हैं वो ये वाइड स्प्रेड होती हैं, हर जगह पे मिलती हैं, ठीक है। कुछ सर्विस जो होती हैं वो हाई ऑर्डर सर्विस होती हैं, ठीक है, मोर स्पेशलाइज्ड सर्विस होती हैं, जैसे अकाउंटेंट की, फिजिशियन की, ठीक है। समझ में आई बात? ये यहाँ पे इसमें सिर्फ इतना ही। क्वाटेनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़ की बात करें, क्वाटेनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ दोज हु वर्क इन सर्विस सेक्टर, मतलब जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, यानी थर्ड सेक्टर में काम करते हैं, दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटेनरी एक्टिविटीज बोलेंगे। मतलब देखो, टर्जरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टर्जरी सेक्टर को ही हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, टर्जरी सेक्टर को ही हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। बट अगर टर्जरी सेक्टर में जो काम कर रहा है वो नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज ओरिएंटेड है, तो उसको हम क्वाटरनरी सेक्टर में वो कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन एंड कलेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेंटर्ड अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इट विथ टर्जरी, मतलब जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ है, इसने सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटीज़ के साथ मिलके प्राइमरी और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी इनको रिप्लेस कर दिया इकोनॉमी में से, ठीक है। क्विनरी एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो ये जो है ये बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए वो इसमें आते हैं, और इनको हम गोल्डन कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन कॉलर वर्कर्स बोला जाता है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग जैसे आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है और आपने सोचा कि अब मैं अपने बुक से नहीं पढ़ती हूँ या न पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे सीख लेता हूँ, उनसे देख लेता हूँ क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। मतलब अपने जो सोर्स हैं, मतलब अपना जो काम है उसको बेटर बनाने के लिए और उन हेल्प लेना दूसरे का, ठीक है, इसी को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं, यानी आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसमें दो चीज़ होते हैं, केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है, केपीओ यानी नॉलेज आप कहीं से ले रहे हो तो इसको हम नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बोलेंगे। और आता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी आप बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडिया या फिर कुछ भी हेल्प ले रहे हो दूसरी सोर्स से, तो इसी को हम बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। अगर यही आप आउटसोर्स कर रहे हो बाहर, मतलब ओवरसीज से, मतलब इंडिया के बाहर से कहीं से आप अगर कुछ अपने जो आइडियाज़ हैं उनको आउटसोर्स कर रहे हो, तो उनको हम बोलते हैं ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑफशोरिंग, ठीक है। 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बेनिफिट ऑफ पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइंस के बेनिफिट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो पहला पाइपलाइन का बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब अगर एक बार आपने पाइप डाल दिया तो वो मतलब 2-3 साल के लिए भूल जाओ कि वहीं वहाँ उसमें कोई आपको खर्चा देने की ज़रूरत है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। इनर्जी सफिशिएंट, ठीक है, इफिशिएंट, मतलब आपको उसमें ना कोई पेट्रोल डालने की ज़रूरत है, ना कोई एनर्जी देने की ज़रूरत है, ठीक है, वो ऑलरेडी मतलब इनर्जी इफिशिएंट है, ठीक है, बहुत कम एनर्जी में भी चलता है वो, ठीक है। रिलायबल है, कंटिन्यूस सप्लाइंग है, मतलब यहाँ ऐसा कोई रीज़न नहीं हो सकता कि वो उसकी जो सप्लाई है वो रुक जाए, ठीक है। लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब अगर हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो उससे कोई इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसे उससे कोई जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो नहीं निकलती हैं, ठीक है, तो उससे हमें कोई इन्वायरमेंट पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेफ, अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा कुछ टाइम पहले, राजस्थान में जयपुर में हाईवे पे एक जो ट्रक था वो गैस लेके जा रहा था और अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया, तो कई सारे लोग रोड पे ही जल के मर गए। तो ये सारी दिक्कतें पाइपलाइन में नहीं होती। अगर हम वही पाइपलाइंस के थ्रू वो गैस को वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते तो वो दूर रोड बहुत साइड से निकलती, और साइड से निकलती तो उससे कुछ खतरा भी नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है उस पर जो बर्डन है वो भी कम होता है, ठीक है। ये जो है
बेनिफिट ऑफ पाइपलाइन में एक और आप चीज़ आप लिख सकते हो, एसेसेबल टू रिमोट एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे हम रोड नहीं बना सकते, रेलवे नहीं बना सकते, वहाँ पे भी आप पाइपलाइन बिछा सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ की, तो पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। इनका आपको एक मिनट, इसका मैंने लिखा था यार, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं, इसका जो टर्मिनल स्टेशन है, इधर आप एक टर्मिनल स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, और दूसरा है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, व्लादिवोस्तोक। और ये चीता जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रो स्टेशन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एग्रो स्टेशन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एग्रो स्टेशन है। ठीक है, चीता याद कर लेना, चीता, CHITA, चीता। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है लेंथ तो दिया ही नहीं है आपकी बुक में, नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रन किसके तो पैरेलल करती है, ये रन अक्रॉस उरल माउंटेन्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ठीक है, इसका एक टर्मिनल स्टेशन में बताऊँ तो वैंकूवर विक्टोरिया है और दूसरा हैलिफैक्स है। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये बनाया गया था 1886 में। ठीक है, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये है 7050 किलोमीटर, मतलब 7050 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम आर्टरी ऑफ कनाडा बोलते हैं, इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा, इकोनॉमिक आर्टरी कनाडा, इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की, तो इसका एंड स्टेशन, एक टर्मिनल स्टेशन है पर्थ और दूसरा है मेलबर्न। ठीक है, पर्थ एंड मेलबर्न। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अगर मैं आगे चलूँ तो ये स्वेज कैनाल, इससे ये यही मान लो, यही अगर आपको दे दिया, यही एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या करोगे आप, इसमें से आपको बोल देगा कि ये मार्क करो यहाँ पे, ये मार्क करो आप। तो ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं। पहला, इसके जो टर्मिनल्स हैं, पहला एक साइड में है पोर्ट सैड। ठीक है, और दूसरे साइड में है पोर्ट स्वेज। ठीक है, पोर्ट सैड, पोर्ट स्वेज। ठीक है, ये बनाया कब गया था, बनाया गया था 1869 में। कहाँ बनाया गया है, इजिप्ट में। ठीक है, ये जो है ना, ये लिंक मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ठीक है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को वो करती है। ठीक है, इसका अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 160 किलोमीटर लेंथ है इसका। ठीक है, अगर मैं पनामा की बात करूं तो ये है हमारा, इसका जो टर्मिनल स्टेशन है, एक है कोलन। ठीक है, और दूसरा है पनामा। ठीक है, कोलन से पनामा तक चलती है ये। ठीक है, ये कब बनाया गया था, ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है, पैसिफिक ओशन पे कनेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ये है 72 किलोमीटर लॉन्ग, 72 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं ये राइन वाटरवेज की बात करूं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं एक मिनट, राइन वाटरवेज की अगर मैं बात करूं तो ये जर्मनी, नीदरलैंड में स्टार्ट होती है रॉटरडैम से। ठीक है, नीदरलैंड से, और जाती कहाँ है, स्विट्जरलैंड के बेसल तक। ठीक है, रॉटरडैम से स्टार्ट होके बेसल तक जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की लिखो, कनेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट बिजिएस्ट
वाटरवेज है, ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट हेवीली यूज्ड वाटरवे, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा शिप्स पर ईयर यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। समझ में आया बात आपको। चैप्टर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब दो देश एक दूसरे को सामान सेल करते हैं और बाय करते हैं, उन्हीं को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं। सेंट्रिक होता है। 2 टाइप होते हैं, पहला बायलैटरल, दूसरा मल्टीलैटरल। बायलैटरल का मतलब आपको समझ में आ गया। बायलैटरल मतलब जब 2 देश आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हो, और मल्टीलैटरल मतलब 2 से ज़्यादा देश एक दूसरे के ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम मल्टीलैटरल बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का अगर मैं बात करूं, वेट थोड़ा सा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। मतलब किसी को ज़्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए ट्रेड का। अगर यही मैं बताने वाला था। देखो, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ये क्या कंडीशन हो गया? ये फेवरेबल ट्रेड हो गया, ठीक है। अगर यही एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, हम बेचते ज़्यादा हैं, ठीक है, ये उल्टा बना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? अनफेवरेबल बनेगा, ठीक है, अनफेवरेबल ट्रेड, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करता है? इसके 5 रीज़न होते हैं। पहला, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्स, मतलब हर देश के पास हर चीज़ें नहीं होती। मतलब जैसे साउथ अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास अच्छी फर्टाइल लैंड नहीं है, तो वो खाना नहीं उगा सकते, बट उनके पास ज्वेलरीज हैं, उनके पास गोल्ड माइंस हैं, उनके पास माइंस हैं जिनसे वो डायमंड निकालते हैं। तो वो क्या होता है? इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है। मतलब हम उन्हें खाना देते हैं, उसके बदले में वहाँ से हम और चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अपने पास, ठीक है। पॉपुलेशन फैक्टर, जैसे इंडिया का जो पॉपुलेशन फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। मान लो किसी देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो देश उतना खाना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा? वो खाने की चीज़ों को इंपोर्ट करेगा बाहर से, ताकि वहाँ के लोग खा पाएँ, ठीक है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तीसरा रीज़न होता है। जैसे कोई डेवलप्ड नेशन है, जैसे अमेरिका है, ठीक है, क्या करेगा अमेरिका जो पिछड़े देश हैं उनको क्या करेगा? उनको टेक्नोलॉजीज देगा, ठीक है, उनके बदले उनसे खाना ले लेगा, मतलब उनसे बदले उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेगा, ताकि वहाँ पे लोग खा सकें। दोनों की ऐसी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और मैं चौथा बात करूँ तो चौथा है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का जैसे जब एंशिएंट टाइम था, तो एंशिएंट टाइम में क्या था? एंशिएंट टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा था नहीं, तो जो ट्रेड था ना वो बहुत लोकल लेवल पे ही रह गया था। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो लोग आने जाने लगे, तो इसकी वजह से ट्रेड भी बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बहुत कम टॉपिक है, इसको बस याद कर लेना आप नाम से, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल्स, इंडस्ट्रियल पोर्ट, कॉमर्शियल पोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, according to location, inland port, outland port, basic of specialization, production, oil port, port of call, packet station, interport, naval port, ठीक है। तो ये बुक 2 से अगर हम बात करें तो इसमें मैंने बहुत चीज़ें पढ़ा दी हैं। इसमें तो जो इसमें मैं बुक 2 की मैं बात करूँ तो इसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट जो मैंने नहीं पढ़ा है ये मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी के लिए आप जाके मेरी जो वीडियो नंबर 2 है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेनेशन की, वो देख लेना आप, ठीक है।
मैंने ये पढ़ा रखा है टॉपिक आपको उसमें, तो ये मैं दोबारा क्या पढ़ाऊँ, आपका टाइम वेस्ट करूँगा मैं फालतू का, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। और गेस पेपर नंबर 4 GUESS गेस पेपर 4 मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से करके जाना प्लीज़, ठीक है। टाइप ऑफ सेटलमेंट ये मैंने अच्छा से कराया उसमें, ठीक है। ये मैं नहीं कराया, ये मैं करा देता हूँ। देखो जो टाउन्स होते हैं उनको हम कई बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कौन सा टाउन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे डिवाइड करता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स का ऐसे टाउन्स होते हैं जैसे कैपिटल्स दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ठीक है, ये कैपिटल्स होगा। इंडस्ट्रियल टाउन्स जैसे मुंबई, सैलेम, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टाउन्स जैसे ट्रांसपोर्ट टाउन्स जो पोर्ट टाउन्स है, जो से कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, ठीक है, आगरा, धुलाई, ठीक है। अगर मैं एजुकेशनल टाउन्स की बात करूँ तो रुड़की, बनारस, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। रिलीजियस टाउन्स क्या बनारस, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है। टूरिस्ट टाउन जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, ठीक है। कॉमर्शियल टाउन में जैसे कोलकाता हो गया, ठीक है, सहारनपुर हो गया, सतना हो गया, ठीक है। माइनिंग टाउन्स में जैसे रानीगंज, झरिया, डिगोबी, अंकालेश्वर, श्रीनगौली, ठीक है। अगर मैं ये टाउन्स तो पता नहीं, ये टाउन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अगर ये भी मैंने ऑलरेडी करा है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस क्या थे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहला प्राइवेट और दूसरा CPR यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये ऑन्ड होती हैं, OWNED, ऑन्ड बाई कम्युनिटी, ऑन्ड बाई कम्युनिटी, ठीक है। बट ऐसा रिसोर्स होता है जो हर कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स देता है एसेस के लिए, ठीक है। समझ में आई बात आपको। अगर मैं प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, इस चैप्टर से ये देख लो। 4 बेल्ट हैं आपके। पहला द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू रीजन एंड हिमालयन बेल्ट, ठीक है। हिमालयन बेल्ट, इनको थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो छोटा नागपुर का जो प्लेटूज है, उड़ीसा और झारखंड का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का और छत्तीसगढ़ का पार्ट है। इसमें मेजर जो है हिल जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है यहाँ पे लोकेटेड है। ये वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कोल है, आयरन माइन्स है, मैंगनीज है, बक्साइट है, माइका है, ठीक है। साउथ वेस्टर्न प्लेटूज की अगर मैं बात करूँ तो ये कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला तक फैली हुई है, ठीक है। केरला में मोनिटेज और थोरियम का बहुत डिपॉजिट मिलता है, ठीक है, ये याद कर लेना, ये आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये जो बेल्ट है ये अरावली हिल्स के पैरेलल राजस्थान में और गुजरात में वो है, ठीक है, फैला हुआ है, जिसमें रॉक्स, कॉपर्स, जिंक्स एंड मेजर मिनरल्स मिलते हैं। राजस्थान आपको पता होगा अपने मार्बल्स के लिए बहुत फेमस है, ग्रेनाइट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हिमालयन बेल्ट की तो इसमें कॉपर, जिंक, लीड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन बहुत अच्छे लेवल पे मिलते हैं। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड दोनों में मिलते हैं। जैसे अब देखोगे जो हमारा हिमालय है वो ईस्टर्न से वेस्टर्न में फैला हुआ है ना, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लिए हुए ये हिमालय पूरा इधर असम तक आता है, तो ईस्टर्न साइड में भी मिलता है और वेस्टर्न साइड में मिलता है। जो ईस्टर्न साइड है मतलब असम का साइड, वहाँ पे ऑयल रिसोर्स बहुत अच्छे लेवल में मिलता है, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो इसमें क्या ही पढ़ा हूँ मैं, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये सब मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, देखो अब मैंने बुक 1 जिसमें जो बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है बुक 1 से, तो वो मैंने तो ऑलरेडी करा दिया इसी लेक्चर में। और बुक 2 के लिए आप जो मेरा लेक्चर है जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनाया था, अभी एंड जब ये वीडियो एंड होगा ना, वीडियो एंड होगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। वीडियो जब एंड होगा, जब वीडियो एंड होगा तो यहाँ पे आएगा वो, ठीक है, यहाँ पे आएगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। इसको देख लोगे तो आपकी बुक नंबर 1 ऑलरेडी कवर मैंने करा दिया, बुक नंबर 2 इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। और तैयारी करते रहना, लास्ट डे है आपका,
तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना, शाम को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, सुबह में 4-5 बजे उठ के थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।